लिखिए उत्तर की ओर। उत्तर दिशा वाली नदियां, उत्तर वाली नदियां कौन कौन सी हैं? लिखिए चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, फिर पश्चिम वाली नदियां, पश्चिम दिशा वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही। मतलब इनका जो बहने की जो दिशा रहती है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर रहती है। तो इनमें 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। फिर पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं सोन, जोहिला, जोहिला और महान। महान ग्रेट, ग्रेट मतलब महान। फिर लिखें दक्षिण दिशा वाली नदियां। वैनगंगा, वैनगंगा, पैंच, पैंच नदी भी है एक, वर्धा, प्राणहिता। अब समझते हैं अपन। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा, भारत की सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। अब वो कितनी नदियाँ निकलती हैं वो अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन को क्या समझ में आया? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, 1312 किलोमीटर, ये दूरी लिख लीजिए आप, है ना, ये आता रहता है क्वेश्चन में। मतलब 3-4 नदियों की अपन जो सबसे लंबी नदी हैं उनकी किलोमीटर्स कितने किलोमीटर है तो ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली लंबी नदी है वो है नर्मदा, 1312 किलोमीटर। चंबल नदी 965। सोन नदी 780। बस ये 3 सफिशियंट है। पूछा जाता है मध्य प्रदेश में 700 कितना है? 65, सॉरी 780, 780, 780। हाँ, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछ लिया जाएगा। या फिर नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जाता है कि उसको घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब सबसे बड़ी लंबी नदी की लंबाई कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है। तो ये 3 नाम ध्यान रखना। सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ऐसा भी पूछा जाता है कि दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल है, उसका कितना किलोमीटर है, 965। फिर सोन नदी है 780। ठीक है, तो ये अपना एक फैक्ट हो गया। अब एक एक नदी के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपनी जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कहा जाता है, कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में हम समझेंगे। लिखिए नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? ये तो मालूम ही होगा, कहाँ से हुआ है? अमरकंटक। अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, ये नदी बहती हुई मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है
और सबसे ज़्यादा 1312 किलोमीटर रहती है इसकी मतलब क्या बोलते हैं, कुल लंबाई 1312 है। हाँ, एक बात और, कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है उसका क्षेत्र। मध्य प्रदेश में टोटल है 1312 किलोमीटर, ये उसकी कुल लंबाई है, मतलब दूसरे स्टेट में ही मिला के। और कौन कौन से स्टेट में बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, 3 राज्यों में बहती है। और फिर लास्ट में जाके खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी कहाँ पर, मतलब अपना समझ लें गुजरात साइड, ठीक है। इसको एक उसमें बताते जा रहे हैं। एक मिनट, क्या हो गया? हम्म शिट, क्या हो रहा? आरजो, ए आरजो, इधर और थोड़ा। भैया, इसका जो आपने बताया अमरकंटक से शुरू हुई मध्य प्रदेश में, इसका कितना क्षेत्र है इसका? 1077, 1077। 1077, ठीक है भैया। कहाँ पर है? देखिए, अपना एमपी का मैप है, ये लगभग ऐसा कुछ बनता है। भगवान जाने ये सही तो है नहीं है, मान के चलें ये एमपी का मैप है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी नर्मदा मैया निकल रही हैं, अमरकंटक समझ लें ये है, ठीक है। अब यहाँ से ये बह रही हैं टोटल 1077 किलोमीटर, 1177। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 राज्य मिल जाते हैं, एक गुजरात और एक मिलता है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र में प्रवेश करती हैं, गुजरात जाती हैं। गुजरात में यहाँ पर पूरा समुद्र है, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। मतलब कौन सा समुद्र है, हिंद महासागर बोलते, कौन सा सागर बोलते, जो भी है। तो यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में जाके समुद्र में समा जाती हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये पश्चिम है, पश्चिम में मतलब पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। ये इसका पूर्वी क्षेत्र है। ये ध्यान रखना, दिशाओं का हमें ध्यान होना चाहिए। ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ठीक है। तो अभी हमने बताया मध्य प्रदेश की पश्चिमी दिशा की ओर 3 नदियां जाती हैं। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? एक है नर्मदा, एक है माही और एक है ताप्ती। 3 नदियों की जो दिशा रहती है वो पश्चिम की ओर रहती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, लिख लीजिए। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। देखो, जनरली इसमें जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उसमें जो जैसे हिरन है, हिरन नदी है, वो भी मध्य प्रदेश नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पशुओं के नाम वाली, जैसे शेर हुई, हिरन हुई, ठीक है, और
मतलब ये कोई भी पशु वाली नाम वाली आ जाए तो ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और शक्कर नदी भी है इसकी सहायक नदी, ठीक है। बंजर, सीर, तवा, सुक्ता, ये मुख्य सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से समझ लें, बंजर, सीर, शक्कर, तवा और सुक्ता, ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं। अब ये तो हो गई अपनी नर्मदा नदी के बारे में। अब नर्मदा के भैया बाद बंजर सुक्ता एक नदी का नाम और क्या था? बंजर अलग है, सुक्ता अलग है। थावर, जी जी, थावर, थावर। थावर। अभी अपन आगे भी कई बार पढ़ेंगे ये नदियों के नाम, ठीक है, तो याद हो जाएंगी। तो मेन है गंगा, नर्मदा कहाँ से निकली हुई है? अमरकंटक से। कहाँ पर किशोर बहती हैं? मध्य प्रदेश के किस साइड पर है? वो है पश्चिम साइड पर, ठीक है। और टोटल उसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 1077 है और टोटल है 1312 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फिर लिखिए चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव, जानापावा, जानापावा पहाड़ी, महू, मतलब महू में जानापावा की एक पहाड़ी है, वहां से निकली है। फिर इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। अब देखो, ये कहीं समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ये कहाँ पर मिलती हैं? ये इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है, मतलब ये यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी, मतलब महू में है, और ये यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के नाम लिख लें। क्षिप्रा, शिवना, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, सीप, ठीक है। एक बार फिर से, क्षिप्रा, क्षिप्रा कहाँ पर है? उज्जैन में है ना, अपन लोग ने देखा होगा। शिवना, शिवना है मंदसौर में। काली सिंध, काली सिंध भी उसी साइड है। पार्वती आष्टा सीहोर में है। कूनो, कूनो कहाँ पर है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर की आज बोला, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है, ठीक है। तो ये अपनी चंबल नदी के बारे में हो गया। अब चंबल के बाद लिखें बेतवा। इसको अलग तो करो, ये सिंपल। हम कहाँ पर आ रहे ये हैं? वीडियो आ गई। अब लिखें बेतवा नदी। इसके बारे में लिखें, ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, ध्यान रखना, बुंदेलखंड की जीवन रेखा है ये। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा है, और बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल
रायसेन के कुम्हरा 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 से हुआ है। यह यमुना में जा, सर हाँ, उद्गम स्थल कहाँ से सर? राजस्थान के कुम्हरा से? नहीं नहीं, रायसेन की, रायसेन जिला है अपना एक एमपी में, रायसेन के कुम्हरा से हुआ है। और ये बेतवा नदी जो है यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां लिखें। सहायक नदी है बीना, बीना नदी है, बीना नदी, बीना, धसान, धसान और जामनी, बीना, धसान, जामनी। ठीक है, चंबल की सहायक नदियां कौन सी थी? क्षिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनासी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? बेतवा की, बीना, धसान, जामनी। इसकी लोकेशन को ध्यान रखना है अपन को। मतलब ये बेतवा जो नदी है वो किस साइड की नदी है मध्य प्रदेश की? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताइए। बेतवा उत्तर। उत्तर साइड की नदी है। ठीक है, तो उत्तर साइड में पूरा बुंदेलखंड आता है। ठीक है, वहाँ पर बीना नदी भी है, धसान भी है और जामनी भी नदी है। अब आगे चलते हैं। बेतवा के बाद अगली है सिंध नदी। सिंध, उद्गम स्थल लिखो। उद्गम सिरोंज, सिरोंज तहसील है एक, अब जिला बनने वाला है, कुछ सालों के बाद बन जाएगा। सिरोंज ये विदिशा में है। सिरोंज जिला, सिरोंज गांव, गांव नहीं कस्बा टाइप का है। फिर ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। देखो सभी की सभी नदियां अधिकतर जो उत्तर वाली नदियां हैं, उत्तर वाली जैसे सिंध नदी हो गई, अपन ने चंबल देखी, बेतवा देखी, ये सारी की सारी नदियां यमुना में जाके मिल जा रही हैं। ठीक है, फिर लिखें सहायक नदी है कुंवारी, कुंवारी, कुंवारी जो जैसे कुंवारी वर्ड यूज होता है ना लड़कियों के लिए, कुंवारी, पाहुज, पाहुज, पाहुना है तो पाहुज, मऊहर, मऊहर। ठीक है, एक बार फिर से समझें। सबसे पहले अपन ने कौन सी नदी पढ़ी? नर्मदा। नर्मदा के बारे में तो उद्गम स्थल तो सबको मालूम होगा। ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी एमपी में कुल किलोमीटर कितना है? 1077 किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जाना पाप की पहाड़ियाँ, महू। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी मतलब टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? यमुना में। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं ज्योति मैडम? क्षिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, ऊनो, परास और सीप। क्या इसको अपन बार बार पढ़ते रहेंगे ना? एक तो क्या रामायण का नहीं ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो आप लोग एक दो बार थोड़ा पढ़ लिया करो, बस लर्निंग करना। ये तो सब चीज़ें अपन भूल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी कि ऐसे से ऐसा, तो एलिमिनेशन मेथड से फिर हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि होता है, लेकिन पढ़ना बस है अपन को। फिर आगे चलते बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल ध्यान रखना क्या है? रायसेन का कुम्हरा गांव। ठीक है, फिर बेतवा नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है? यमुना से जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी बीना, धसान और जामनी। फिर उसके बाद आता सिंध। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिरोंज में। ठीक है, सिंध नदी कुंवारी, महूवर और पाहुज ये उनकी
कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां। अब आगे आता केन नदी। केन नदी एक अक्सर पूछा जाता, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? लिखिए, केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर। कैमूर है ना, कैमूर कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है, तो लिखें कैमूर, ब्रैकेट लें कटनी, और ये भी यमुना में जाके मिल जाती है। फिर केन नदी का बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। ठीक है, केन नदी का नाम है सुक्तिमती, सुक्तिमती, शुक्तिमती, और दिरणावती, दिरणा, दिरणा, दिरणावती, ये केन नदी के नाम हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी है, ध्यान रखना। मतलब ये बहुत अच्छी है, सुंदर नदी के नाम से फेमस है। और मध्य प्रदेश की शोक नदी किसको कहते हैं? शोक नदी मतलब क्या हुआ है? चंबल है, ध्यान रखना। चंबल को शोक नदी कहते हैं। शोक नदी क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर कभी बहुत युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर खून की नदियाँ बही थी। ठीक है, मतलब खून बहता था नदियों के स्थान पे। तो उस समय जो राजा महाराजाओं की लड़ाई हुई थी, तो इसके कारण वो शोक नदी कहलाती है। ये ध्यान रखना, पूरा चंबल नदी बीहड़ है, बीहड़ों पर है। कोई भी प्रमुख शहर व्यवस्थित नहीं है। जैसे कि अपनी नर्मदा के आसपास देखो ढेर सारे शहर हैं, लेकिन चंबल एक ऐसी नदी है जिसके आसपास में कोटा को छोड़ के और कोई शहर ही नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश की शोक नदी जो है उसका नाम चंबल है, ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे सुंदर नदी है कौन सी? केन नदी। ठीक है, अब लिखें टोंस नदी। टोंस या तमसा, टोंस नदी, टोंस नदी या तमसा नदी। टोंस नदी का उद्गम स्थल झुकेही। झुकेही कहाँ पर है? अपन कटनी जाते समय शायद पड़ता है ना, कटनी के आगे मैहर में, ब्रैकेट लगे झुकेही मैहर। ये गंगा में जाके मिल जाती है। इसमें टोंस नदी में जितने भी बड़े बड़े वाटरफॉल हैं एमपी के, जैसे कि भेड़ा घाट है ना, धुआंधार, तो भेड़ा घाट तो बहुत छोटा फॉल है, मतलब अभी आके अपन पढ़ेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। टोंस नदी पर सबसे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, रीवा में ही हैं वो अधिकतर, रीवा मऊगंज में। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं बीहड़, बीहड़, महाना और बेलन। बीहड़, महाना और बेलन। फिर है सोन नदी। अमरकंटक से 3 नदियां निकली हुई हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है नर्मदा, दूसरी है सोन, और तीसरी है कौन सी नदी बताई थी हमने? सोन नदी, जोहिला। 3 नदी निकली अमरकंटक से, त्रिवेणी का संगम है। सोन, जोहिला और सोन नदी, जोहिला नदी, और एक और कौन सी नदी बताई थी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है, अब सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, और ये गंगा में जाके मिल जाती है।
ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद। जोहिला, बनास, गोपल, रिहंद। ठीक है। फिर आगे लिखें माही नदी। माही नदी ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते। केन नदी, माही नदी, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। केन नदी का उद्गम स्थल है सरदारपुर धार। सरदारपुर धार। हाँ, अब अच्छे संबंध में क्या बोल रहे हैं, ये जो तीन नदियों का जो प्रवाह है वो उल्टी बहती हैं। ये नदियाँ उल्टी बहती इन द सेंस अपोजिट दिशा में बह रही हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, माही और ताप्ती। इनका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है, बाकी सारी दिशाएं मतलब अपनी दिशाओं में बह रही हैं, लेकिन ये विदिशा बह रही। विदिशा मतलब अपोजिट दिशा के अपोजिट। तो तीन नदी पश्चिम की ओर बह रही हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, माही और एक और कौन सी बताई? ताप्ती। ठीक है। ये तीनों नदी का जो समापन जो होता है वो कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है। ये नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फैक्चुअल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे आदिवासी की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ नदियों के बारे में हमने बताया है। कल थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब आते हैं अपन अपने कॉमर्स वाले सेक्शन में। ठीक है। अब कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जिन जिन लोगों ने छोड़ी हुई थी, शायद सोनिका मैडम चली गई। सोनिका मैडम ज्वाइन तो किया था, कहाँ चली गई? जिन जिन ने नहीं किया था तो वो क्लास देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी कल की, है ना। लोच के बारे में अपन ने बताया था। छोटे की तरफ आ रहे हैं तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। अब आज हम अभी अपन ने जो भी क्लास शुरू की हुई थी तो अपन ने एकदम से क्या कर दिया था, मांग आदि के नियम पढ़ लिए थे। ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले हमने जो पहली यूनिट है, समझना, एक मिनट, सिलेबस देखें इसका। तो सिलेबस में पहला पॉइंट मतलब 5 चैप्टर में डिवाइड है ये यूनिट। पहली यूनिट थी बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब ये अपन ने नहीं पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स का अर्थ वगैरह, ये इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको अपन पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक था डिमांड, मतलब मांग और मांग की लोच, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। मांग की लोच कल पढ़ी थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आता है एनालिसिस एंड लॉज, मतलब बहुत सारे नियम हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी एनालिसिस है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है। ठीक है। ये अपन को पढ़ना है। और मार्केट्स वगैरह के बारे में पहले दिन अपन ने जानकारी ले ली थी। फिर नेशनल इनकम, मतलब इसमें 3 चैप्टर अपने और बचे हैं। आज अपन एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब व्यवसायिक अर्थशास्त्र है क्या, पहली यूनिट है, मतलब 30 यूनिट का पहला चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में अपन समझेंगे। डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं लिखना है, केवल अपन को समझना है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जिसे मनुष्य, फर्म और समाज सीमित संसाधनों का प्रयोग करके असीमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। अर्थशास्त्र के बारे में कभी भी कोई पूछे तो अपन को यही उत्तर देना। अर्थशास्त्र क्या है? हमारे पास जो साधन है, संसाधन है, संसाधन मतलब पैसा, मनी, वो कैसा है? सीमित है। और हमारी इच्छाएं कैसी हैं?
असीमित है। तो सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र है। अर्थात जो हमारी असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से अध्ययन करता है या पूर्ति करता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आया? ये अर्थशास्त्र का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें अभी हमने पढ़ता है केवल अर्थशास्त्र के बारे में। अब अपन को पढ़ना क्या है? व्यवसायिक अर्थशास्त्र, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब होता है नहीं, पहले ये लिख लें आप लोग। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ओकी ओ ओकू ओकू नोमिया ओकुनोमिया से हुई है। ये फैक्ट है। ओकिनोमा से हुआ है। अब आगे देखें। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का मतलब क्या है कि व्यवसाय, इसको अलग अलग पहले अपन तोड़ें। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है व्यवसाय और दूसरा है अर्थशास्त्र। अर्थात व्यवसाय में अर्थशास्त्र का प्रयोग करना ही व्यवसायिक अर्थशास्त्र है। मतलब कैसे? देखो, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य रहता है, क्या होता है? निर्णय लेना। व्यवसाय में अपना प्रमुख उद्देश्य रहता है निर्णय लेना। तो निर्णय लेना व्यवसायिक अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है। अर्थात अर्थशास्त्र में सम टाइम, मतलब हमेशा व्यवसाय में कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता कि जैसे कितना उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। तो इन सब चीज़ के जो निर्णय लेने की जो अपन को तरीका बताता है, जो टूल देता है, वो अर्थशास्त्र देता है। तो उसी को हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात व्यवसाय में जिस अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है उसको व्यवसायिक अर्थशास्त्र किया जाता है। हाँ, निर्णय लेना शब्द लगाना महत्वपूर्ण होगा। निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब जो अर्थशास्त्र है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए। अर्थशास्त्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि सूक्ष्म जिसको बोलते हैं। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा, एक मिनट, तीसरा है सकारात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। चौथा है नॉर्मेटिव, मतलब मानक अर्थशास्त्र। इंग्लिश वर्ड जरूर लिखना इसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसके बारे में समझते हैं। अर्थशास्त्र 4 प्रकार की होती हैं। पहली है व्यष्टि। व्यष्टि मतलब जो एक व्यक्ति विशेष को लेके उसका विश्लेषण करता है। मतलब लिख लीजिए, व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मूल्य का, मांग का, एक मिनट,
हाँ, मांग का, उपभोक्ता व्यवहार का और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न इस प्रकार से बनता है, ध्यान रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा मांग का, तीसरा मूल्य का और उपभोक्ता व्यवहार का। बताइए किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब इसमें व्यक्तिगत इकाइयां लेते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो सकता है। क्या बात है महिमा मैडम, काफी लेट हो गई। अरे सर मार्केट चले गए थे तो अभी आए वापस। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो व्यष्टि, अगला पॉइंट लेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बॉटम अप अप्रोच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बॉटम, BOTTOM, बॉटम UP अप, बॉटम अप अप्रोच APPROCH होती है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में बॉटम अप अप्रोच मतलब व्यक्ति से लेके मतलब एक छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई की ओर जाता है। मतलब व्यक्ति, छोटी इकाई मतलब कहाँ रहेगी? बॉटम। बॉटम मतलब एक अप रहता है और एक बॉटम रहता है, नीचे और ऊपर। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहाँ, कौन सा अप्रोच रहता है? बॉटम से ऊपर की ओर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और बाकी ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें एक इकाई का अध्ययन होता है। ठीक है, और छोटी छोटी इकाइयाँ रहती हैं, एक मूल्य, मतलब ये सब चीज़ें तो कॉमन है, अपन वो नहीं पढ़ रहे, जो अपने फैक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर लिखिए समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये अपनी सिलेबस में नहीं आता समष्टि अर्थशास्त्र। क्यों नहीं आता है? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही यहाँ पर जो कंटेंट सिलेबस है ना, जैसे कि डिमांड, मतलब जितने भी नियम हैं, उपयोगिता है, राष्ट्रीयम वगैरह, ये सारे व्यक्तिगत मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें केवल अर्थ बस मालूम है। समष्टि मतलब जिसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, उसको समष्टि, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी वगैरह। अब जो एक और पॉइंट अगला लिख लेना, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ध्यान रखिएगा, अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यवसायिक अर्थशास्त्र तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ना कि समष्टि के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला पॉइंट, तीसरी अर्थशास्त्र कौन सी थी? ये अपन टाइप्स पढ़ना है अर्थशास्त्र की। पहला व्यष्टि, दूसरा समष्टि, तीसरी अर्थशास्त्र कौन सी है? सकारात्मक। सकारात्मक, जिसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझ लें क्या है। सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? क्या है मतलब ये समष्टि अर्थशास्त्र मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है को बताता है, अपनी राय नहीं देता है। जैसे कि वर्तमान में CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मान लो 5% है, तो ये हम बोल रहे हैं CRR 5% है, ब्याज दर 13% है। तो है का मतलब ये बताता है, कौन बताता है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है ये बताता है। लिखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, इन्वर्टेड कामा में कर लेना, क्या है यह बताता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्तमान में जीता है, मतलब वो जो वर्तमान की स्थिति है वो बताता है। मतलब ये बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मतलब साइंस है, ठीक है। फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह है कारण और प्रभाव का अध्ययन करता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कारण और प्रभाव का अध्ययन कौन करता है, व्यष्टि, समष्टि, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कारण और प्रभाव का अध्ययन केवल वैज्ञानिक लोग ही करते हैं। इसका कारण और प्रभाव क्या आया, वैज्ञानिक लोग करते हैं, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है, ठीक है। अब आगे आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं मानक अर्थशास्त्र। मानक अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या होना चाहिए, मतलब इसमें हम अपनी बोलते हैं, बताइए आप, हम अपनी क्लास को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या होना चाहिए, तो आपने अपने अपने सजेशन दिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जहाँ पर भी चाहिए वर्ड्स आ जाता है तो समझ जाना ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। लिखिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। यह राय देता है, यह राय देता मतलब यह ओपिनियन देता है। क्या होना चाहिए ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, ये अपने फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, तो ये अपन को ध्यान में रखना है इतना। ये हमने समराइज करके बताया, इसकी यदि डेफिनेशन करें तो अल्टीमेटली बहुत सारा डेप्थ में है, तो अपन को उतना सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जो फैक्चुअल चीज है वो बता दी हमने, ठीक है। जितने क्वेश्चन पीएससी में आने फिर उतने क्वेश्चन में बता दीजिए बस, तो ज्यादा हो जाएगी। जिस उससे रिलेटेड जो आएंगे वो बता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो फालतू एग्जैक्ट वाली बता दो, जो आएंगे 150 वही बता दो। हाँ, वो इसी टाइप याद करके चले जाएंगे, इसी टाइप के आते हैं, है ना, ध्यान रखना। जी। अब जैसे हमने बताया बॉटम अप अप्रोच किस में रहती है, समझती नहीं, व्यष्टि में। व्यष्टि, पहले सही बोल रहे। ध्यान रखना, ये लिख लेना, लिख तो लिया है। और टॉप टू डाउन मतलब अप बॉटम नहीं बोलते, टॉप टू डाउन। टॉप मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। ये कौन सी अर्थशास्त्र में रहेगा, ऊपर समष्टि में। तो लिख लो, समष्टि अर्थशास्त्र में ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण रहता, मतलब टॉप टू डाउन। अब बताइएगा, मांग की लोच का विश्लेषण कौन सी अर्थशास्त्र में होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। कारण और प्रभाव का अध्ययन कौन सी अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि। सकारात्मक पॉजिटिव में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जिनकी क्लास छूट जाया करे तो कृपया कर वो वीडियो जो है ना वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि कल की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और उसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए अपने। अब आगे चलते हैं, ये तो होगा अपना एक पार्ट। अब परिभाषाओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं कि ये परिभाषा किसने दी हुई है ये बताइए, ठीक है। तो जैसे परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है, लिखिए,
अरसास की परिभाषा हेडिंग डालिए। पहला पॉइंट लिखें, धन पर आधारित वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ ओरिएंटेड या वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ वाली धन वाली परिभाषाएं किसने दी हुई हैं? एडम स्मिथ। वेरी गुड, तो लिख लिए एडम स्मिथ ने दी है। ब्रैकेट को 1776, ये ईयर ध्यान रखना है इसका। जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, अर्थशास्त्र के पिता हैं, मतलब जिनने शुरुआत की, वो कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ही हैं। सबसे पहले इन्होंने ही अर्थशास्त्र को बारे में विश्लेषण किया और बोला धन का शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो ये ऐसी परिभाषा यदि आएगी तो समझे धन का शास्त्र अर्थशास्त्र है, ये किसने बताया? तो अपन को मालूम होना चाहिए एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। ठीक है, फिर इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का अक्सर नाम पूछा जाता है, लिखिए वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन, ये इंग्लिश में ही थी, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी लिखें कल्याण वाली अर्थशास्त्र, मतलब कल्याणकारी परिभाषा, ब्रैकेट में लिखें वेलफेयर। अब देखो इसकी बहुत आलोचना हुई एडम स्मिथ की। क्यों हुई? क्योंकि इनने बताया धन का शास्त्रीय अर्थशास्त्र है, तो सब लोग धन कमाने लगे, मार पीटा और ये आलतू फालतू के काम होने लगे। तो फिर उस समय फिर कल्याण की बात आई, तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था इसकी किसने परिभाषित किया था? मार्शल ने। लिखिए मार्शल, ब्रैकेट में लिखो 1890 में। मतलब इनने व्यक्तियों के कल्याण के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये कल्याण पर आधारित परिभाषा है। अब इसकी कई और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम सारे पॉइंट्स नहीं लिखवाएंगे क्योंकि अपन को इतना सारा डेप्थ में नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखें स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी मतलब होता कमी, कमी वाली परिभाषा है। इंग्लिश वर्ड जरूर। दुर्लभता संबंधी। क्या क्या? दुर्लभता संबंधी। हाँ, दुर्लभता भी बोल सकते हैं इसको, कमी या रॉबिन्सन ने दी थी। हाँ, दुर्लभता या कमी या स्कैरसिटी। हाँ, बुक में दुर्लभता ही दिया है उसका। हाँ, दुर्लभता ही है। स्कैरसिटी डेफिनेशन इसको दिया रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन 1932 में दिया था। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हर अपने पास जो रिसोर्स हैं वो कम है। ठीक है, तो उन कम रिसोर्स में अधिकतम हमें संतुष्टि चाहिए। मतलब पैसा हमारे पास कम है और हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम संसाधनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये किसने बताया? ये रॉबिन्सन ने बताया। फिर लिखें आगे चौथा पॉइंट, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ मतलब विकास, ग्रोथ, विकास संबंधी परिभाषा। हाँ, विकास संबंधी परिभाषा। ब्रैकेट में लिखो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक व्यू है, आधुनिक विचार है ये, ग्रोथ पर आधारित आधुनिक विचारधारा है ये पॉल सैमुअल्सन ने दिया। पॉल सैमुअल्सन।
ठीक है, तो ये 4 इसका प्रकार। सन, हाँ, इसका सन, इसका सन, पॉल सैमुअल्सन का सन, एक मिनट, पॉल सैमुअल्सन का सन क्या था? पॉल सैमुअल्सन का सन ही नहीं दिया है, इसका सन नहीं मेंशन है। ठीक है, मेन सन ध्यान रखना ऊपर वाले का 1776। ठीक है, ये किसने दिया था 1776 में? एडम स्मिथ ने। धन का शास्त्रीय अर्थशास्त्र है। तो परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया। तो पहली कौन सी परिभाषा थी? धन संबंध, धन पर आधारित। ये किसने दी? एडम स्मिथ ने दी थी। इनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, सन है ना, नेशन, हाँ, और राष्ट्र का धन के संबंध में थी इनकी। कल्याणकारी करीब मार्शल ने दी थी 1890 में, मानव कल्याण संबंधी। हाँ, अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा ये नहीं पूछा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, उसमें पूरी परिभाषा लिखी रहेगी। ठीक है, और वहां पर देखना, किसने दिया ये पूछे, वहां पर कहीं कल्याण वर्ड कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा अपन को, कीवर्ड कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो समझ जाना कि ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। तो इसको किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी 1932 में रॉबिन्सन ने। जिसे क्या बोले थे आपने? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी। हाँ, अब आगे परिभाषा भी कहा। अब आगे देखें। अब कोई भी फर्म का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है आप बताइए। कोई भी व्यावसायिक फर्म रहती हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य बताना है क्या है? लाभ कमाना, लागत पर अधिकतम लाभ कमाना, लाभ कमाना। और देखो, 2 उद्देश्य होते हैं प्रमुख। अभी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत आता रहता है क्वेश्चन। एक होता है लाभ कमाना, एक होता है वेल्थ कमाना। ठीक है, वेल्थ मतलब धन, धन कमाना और लाभ कमाना, दोनों में अंतर क्या होता है ये समझना। फर्म का प्रमुख उद्देश्य, यहाँ पर आप लोग का जो सिलेबस है ना, उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। देखो इसमें क्या क्या लिखा था। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग, नेचर, डेफिनेशंस। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट या वेल्थ, कोई भी फर्म के 2 उद्देश्य होते हैं, लाभ कमाना और धन कमाना। अब इसमें से बात करें कि प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, तो प्रमुख उद्देश्य होता है धन कमाना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्यों? इसका प्रमुख कारण ये है कि वेल्थ कमाने से मतलब धन कमाने से नहीं होता। वेल्थ मतलब होता है फर्म की वैल्यू बढ़ा देना। वैल्यू बढ़ा देना मतलब फर्म की साख बढ़ाना। मान लीजिए लाभ कमाना होगा किसी फर्म, तो वो फिर ये नहीं देखा कि सामने वाले का हित हो रहा कि अहित हो रहा। मतलब नाम कमाना। शुरुआत में मान लो कोई नई फर्म रहेगी तो सबसे पहले उसका प्रमुख उद्देश्य वेल्थ ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब उसको अपना विश्वास कमाना चाहिए। विश्वास मतलब वेल्थ है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी फर्म का प्रमुख उद्देश्य वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, उसके पश्चात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट को ध्यान में रखा। तो प्रमुख 2 उद्देश्य हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, और जो सहायक उद्देश्य है वो कौन सा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक चैप्टर और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और उपयोगिता, मतलब 3 रूल्स बचे हुए हैं, उन 3 रूल्स को कल पढ़ लेंगे। परसों नेशनल इनकम, फिर उसके अपन क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है,
और आज की जो क्लास छूटी हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी हम सेंड कर देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है सर। और कुछ आप लोग सुझाव देना चाहें तो अपने अपने सुझाव हमें प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। जब सब चले जाएं तो आप मेरे से 2 मिनट बात करना। सब चले जाएं क्या? चलो ठीक है। अगर सब चले जाएं 2 मिनट बात करना आप मेरे से। ठीक है राजकुमारी, कर लो बात। हाँ ठीक हम है, लोग लीव करते हैं। ठीक है, ठीक थैंक यू सर। है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलो। भैया मैं ये बोल रही थी कि पेमेंट मैं 10 तारीख तक कर दूंगी आपको। और दूसरी बात ये बोल रही थी मैं आपको कि वो जो आज सर रिटायर हुए हैं, तो आपको कल भोपाल फोन लगा दीजिएगा कि सर उनको खोल दें। कौन सी? मंझोली वाली? जो हाँ, और उसके लिए प्रदीप से हेल्प लेना पड़ेगा आपको। प्रदीप उसके लड़के को, दीपक वो लड़का है वहाँ पर, वो फोन कर देगा तो वो अप टू डेट 24 घंटे में हटा सकता है। वो उसका प्रक्रिया उसको नहीं पता, ना अपने प्रदीप को पता है। कैसा कैसा? जैसे कोई रिटायर होता है तो ये लोग 15 दिन का टाइम लेते हैं। हाँ हाँ। पर ऐसा भी होता है कि जैसे कोई रिटायर हुआ है तो 24 घंटे के अंदर भी दूसरे उसको खाली दिखाया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया प्रदीप को पता है, वहाँ जो लड़का है दीपक उसको नहीं पता है। अच्छा। और 1 से 3 फिर खुलेगा, तो अब कोई नहीं है, अब आप भर दीजिए क्योंकि अगले महीने अतिथि का ट्रांसफर खुलने वाला है। अरे वो लेकिन एक ट्रांसफर लेके आ रहे डंडोरी वाले एक सा। तो अभी तो नहीं आ पाएंगे वो, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर का फॉर्म डल रहा है बस। मतलब 1 से 15 के बीच में। तो सुना है, हाँ। सुना है कि वो आ रहे हैं, सुना है। और शायद वो हाँ, लगे हाँ। भी हुए कि मंझोली आना है, तो हमने कहा ठीक है नहीं मंझोली। तो जुलाई के पहले नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी फॉर्म डल रहे हैं। और 27 तारीख तक फॉर्म डालने की डेट है जो ट्रांसफर वालों की, तो 27 से तो